हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो आपको थंबनेल देख के पता चल गया कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितना भी चैप्टर है हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का एमसीक्यूज का है। भाई कौन सा क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर है भैया रेगनर फ्रिस। ठीक है, पहला का आंसर ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है भैया? इंडिविजुअल के बारे में स्टडी किया जाता है। सिंगल यूनिट के बारे में जब स्टडी होता है तो भाई क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भैया कौन सा है यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स। सबको पता है कि हम लोग ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, और रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है आप लोग को कि आप देखो कि ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो भैया अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स दोनों ही आता है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 पे माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, कहां से? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया हुआ है भाई? माइक्रो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से? मिक्रोस, माइक्रोस से आया। माइक्रोस कहां से है भाई? माइक्रोस ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ओके, फिर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है? तो ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, रिसोर्स आर लिमिटेड, स्कैर्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। आंसर होगा आपका सी नंबर इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सा इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टाइप्स है? ठीक है, तो भैया प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, कंजम्पशन भी आता है, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये भैया ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड। तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस के रिगार्डिंग होता है ना, कि बहुत सारा चीज है उसमें सबको चूज करके लेना होता है, तो ये चॉइस के रिगार्डिंग होता है। फिर नंबर 10 आपका हो गया, इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड। देखो एक 3 तरीके का इकोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। और हम लोग इंडिया कौन सा इकोनॉमी अपनाया हुआ है? मिक्स वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट, which economy has co-existence of private and public sectors। तो भैया मिक्स इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके ही काम करते हैं मिक्स इकोनॉमी में। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक के भलाई के लिए काम करना इन लोग का मेन काम होता है। ठीक है, फिर नंबर आपका 13 हो गया। नंबर 13 क्या है? इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कौन सा इकोनॉमी में आता है भैया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है। ठीक है, फिर द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है लेफ्ट से राइट में जाता है, लेफ्ट से राइट में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ गया भाई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द एक्सिस होता है, कॉन्वेक्स नहीं। जब भी ऐसा डायग्राम होता है वो कॉनकेव होता है, ऐसा वाला डायग्राम कॉन्वेक्स होता है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ओके, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक्स 2 तरीका का होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है? नेशनल, देश के बारे में, पूरा देश के इनकम के बारे में जो स्टडी होगा तो नेशनल कौन सा होगा? मैक्रो होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी होगा तो आपका मैक्रो होगा। टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात होगा तो मैक्रो। तो इसका आंसर होगा भैया ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्या भैया? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया प्रोडक्शन करने के टाइम में लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों ही लगता है, तो भैया ऑल ऑफ दिस।
हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, तो कौन कहा था इसने? एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इकोनॉमिक क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। एडम स्मिथ चचा ने बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, फिर 21 देखो आप क्या है? इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट, कौन बोला था भैया? रॉबिन्स। कौन? रॉबिन्स ने बोला था। फिर नेक्स्ट क्या अपना? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या आता है भैया? इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात होता है, स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात होता है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात होता है। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? भैया तो किसी को भी पता है भाई, बच्चों को पता है, पब्लिक को पता है कि एडम स्मिथ चचा इकोनॉमिक्स से क्या है? फादर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? तो भैया इसका आंसर है भाई मार्शल चचा ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज रेगनर फिश, किसने किया था? रेगनर फिश। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो कौन बोला था भाई? ए मार्शल ने। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने। ए मार्शल होता है एल्फ्रेड मार्शल। 27 में देखो आप लोग क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? भैया मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लैंड लेबर कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, पता ही आपको, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट होगा, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स इकोनॉमी, हम लोग का जो इंडिया का इकोनॉमी हो भैया मिक्स है। ठीक है सर, प्राइवेट एंड आपका गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, फिर हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द, भाई रेगनर फिश, ये तो पहले भी आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, फिर हु सेड द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो भैया ये कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, फिर व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो पता ही है भाई, पहले भी पता था कि कॉनकेव टू द रीजन होता है। द 3 रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रीजन बताओ। 3 मैंने बाय मिस्टेक बोला। द रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कोस्ट बढ़ता है तो ये गिरता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लाइज ऑन द साइड ऑफ पीपीसी कर्व, इनसाइड होता है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कर्व के अंदर में होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, इनसाइड आंसर हो गया इसका। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ कुछ देख लेते हैं। एवरी पर्सन हैज फ्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर है भाई फ्यू होगा। ठीक है, फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू मैक्रो। ठीक है ना, अभी देश का बारे में, देश का ग्रोथ जानना है तो आपको माइक्रो से काम नहीं चलेगा भाई, आपको किसके पास जाना होगा? मैक्रो के पास। इकोनॉमी इज ए ग्राउंड ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद से मिक्स इकोनॉमी कंपोस्ट ऑफ क्या क्या होगा? सोशलिज्म एंड कैपिटल, लिखा ना? मिक्स इकोनॉमी कैसे बनता है भैया? सोशल और कैपिटल को मिला दो तो मिक्स बन जाता है आपका। फिर द गुड्स एंड सर्विस विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के हेल्प से दूसरा गुड्स को बनाया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स भी है कुछ कुछ, वो भी देख लो आप लोग, क्या दिक्कत है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर भी कॉन्वेक्स, भैया कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव होता है, तो पहला का आंसर फॉल्स होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म, भैया ट्रू है, प्राइस मैकेनिज्म भी सोल्व करता है। एंड इकोनॉमी कैन बी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और अपॉर्चुनिटीज, इसको फॉल्स होगा। ठीक है, टुडे ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट मिक्स इकोनॉमी, भैया सही है, बहुत सारा कंट्री मिक्स इकोनॉमी फॉलो करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, भैया ट्रू है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा लेवल में स्टडी करता है कि पूरा प्राइस लेवल आज कितना चेंजेस हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है लोगों को। ठीक है, तो सब के बारे में स्टडी करते हैं। इन सोशलिज्म द फेलिंग द पर्सन प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट, तो भैया ये होगा आपका फर्स्ट। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। फटाफट हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहला बात क्या है? हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? कार्डिनल कॉन्सेप्ट चर्चा किस चर्चा ने जाता है? एल्फ्रेड मार्शल। 2 थ्योरी था ना, कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल था भैया एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल था हिग्स एंड एलन, याद रखना आप लोग। ठीक है,
फिर कंज्यूमर्स बिहेवियर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबको पता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यूटिलिटी मींस वन सेटिस्फाइंग पावर, यूटिलिटी द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स द वर्ड टू द यूटिलिटी, बेस्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब यूटिलिटी का सिंपल वन सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, सबको पता है ना। तो डिजायर को सेटिस्फाई होता है ना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, वो भी होगा, ऑल ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन का पहला लॉ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तो भैया यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब इसका आंसर क्या है 1, ए सही है। ठीक है, फिर व्हेन टीयू बिकेम मैक्सिमम, तो एमयू क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये सब जो भी थ्योरी वगैरह अभी जो भी आप लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो ये सब में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सब का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। जब टीयू मैक्सिमम होता है ना, तो एमयू क्या होता है पता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जब टीयू मैक्सिमम, टीयू एकदम टॉप में होता है तो एमयू 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखना। ये सब अभी मान लो कि हम लोग रिवीजन करेंगे ना और थ्योरीज का, तो उसमें मैं और बेटर वे में समझाऊंगा। अभी तो एमसीक्यू चल रहा है तो फटाफट जा रहा हूँ, लेकिन थ्योरीज में पूरा मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा बात सही है, टीयू इंक्रीज एमयू इज पॉजिटिव, जब टीयू बढ़ता है तो एमयू पॉजिटिव, सही बात है। टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू 0 हो जाता है। ठीक है, जब टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है ना, तो एमयू आपका 0 हो जाता है। बस टीयू डिक्लाइन होता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। आप लोग पढ़ोगे डायग्राम में, मैं सब समझाने वाला आपको, पूरा थ्योरी लेके आने वाला आप लोगों के लिए, तो उसमें भी दिक्कत हो सब हम लोग सोल्व कर लेंगे वहां पे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हु बेसिकली परफॉर्मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ किसने दिया था भाई, गोसेन ने दिया था। उसके बाद क्या लिखा होता है, इंडिफरेंस कर्व इज भाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना, ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है ना भाई, तो ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव नहीं बनता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड कॉल इट्स यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फाई कौन करता है, सेटिस्फाइंग तो यूटिलिटी, वन सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो भैया बजट लाइन का स्लोप क्या था, तो बजट लाइन का स्लोप होता है px डिवाइडेड बाय po, मतलब आंसर नंबर 1 सही है। ठीक है, फिर यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, मोरलिटी या सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यूजफुलनेस नहीं होता है। फिर यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय मनी, यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय मनी, यूटिलिटी को हम लोग पैसा से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप क्या होता है भाई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे से इधर जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जाता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद से द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल गुड्स इज कॉल्ड, मतलब जब आप पूरा का पूरा यूटिलिटी ले लोगे, मतलब सब यूटिलिटी का टोटल करोगे, तो यूटिलिटी जैसे कि पहला मैंने यूनिट किया तो मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन, मैंने दूसरा यूनिट खाया तो मुझे 20 का सेटिस्फेक्शन, मैंने तीसरा खाया तो 40 का सेटिस्फेक्शन, जब सभी यूटिलिटीज को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाता है भैया टोटल यूटिलिटी। हु प्रोफाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी, मैंने बताया था ऑर्डिनल थ्योरी हिग्स एंड एलन ने दिया था, पहले मैंने बता दिया ये। द प्रोफाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गोसेन है। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर एमयू इज इक्वल टू प्राइस, जब आपका एमयू और प्राइस इक्वल हो जाता है एज ए कंज्यूमर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, वो पढ़ना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि एमसीक्यूज आप लोग लास्ट में देखो, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो एमसीक्यूज देखो और बढ़िया सबको समझ में आएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारा बात आपको समझ में आने वाला ही नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट भी मैं कराऊंगा, पूरा का पूरा रिविजन करा के दूंगा आपको। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज यूटिलिटी। फिर से टेक्स्ट, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब होता है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, मतलब एमयू इक्वल टू प्राइस, ये वाला चीज। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा ही था। फिर व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी, तो जब
तो आपका टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट होता है ना भाई, मतलब आपका जब टोटल यूटिलिटी गिरेगा तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब आपका टोटल, देखो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है ना तो टोटल यूटिलिटी आपका गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, क्या होगा आंसर इसका, MUA डिवाइडेड बाय PUA, MUB डिवाइडेड बाय PB, इसका आंसर होगा बोथ A and B, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, और हिग्स एंड एलन के हिसाब से ऑर्डिनल नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर किया जाता है, इसमें कार्डिनल नंबर्स में ऑर्डिनल नंबर्स। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, अब डिमांड के बारे में बात हो गया, देखो इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सब आ रहा है, ठीक है, तो डिमांड वाला चैप्टर आ गया। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, सिर्फ डिमांड बोलने से डिमांड नहीं, डिमांड के लिए सबसे पहले डिजायर होना चाहिए कमोडिटी का, ठीक है, फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, अब उसी टाइम में खरीदो, उसी पीरियड में खरीदो तो डिमांड आपका सेटिस्फाई होता है, मतलब डिजायर टू कंज्यूमर, ठीक है, डिजायर टू कंज्यूम, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए, विलिंगनेस टू कंज्यूम, मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। डिमांड कर्व जनरली स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, नेसेसिटी में ऐसा होता है, ठीक है, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता डिमांड में, ठीक है, नेसेसिटी तो हमको खरीदना ही होगा, अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा तो पहले जितना था अभी उतना ही खरीदना, ज्यादा नहीं खरीदना ना। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द डिमांड, कौन कौन सा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है, तो भैया प्राइस के चेंज होने में भी डिमांड में चेंजेस आता है, इनकम के चेंज होने पे भी डिमांड में चेंजेस आएगा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज से डिमांड में चेंज आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा भैया, ऑल ऑफ दिस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गुड्स विच आर अल्टरनेटिवली बी यूज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब बोला ना घर वाली बाहर वाली, अगर ये नहीं चला तो उसके ऊपर चला जाओ, हाँ, तो भैया इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये नहीं तो वह सही, पेप्सी कोला, पेप्सी नहीं तो आपका स्प्राइट पी लेना, दोनों अल्टरनेटिव हो गया ना, ठीक है, पेप्सी नहीं तो कोको कोला, दोनों ब्लैक, पेप्सी नहीं तो कोको कोला, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट रहता है, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड, भाई डिमांड फंक्शन तो भाई हम लोग क्लास में डिस्कस, dx इक्वल टू f dx इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय px होता है ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट, when the change in the price of good x affects the demand of goods y, this demand called is cross demand, ठीक है, जब प्राइस x का चेंज होगा, मतलब देखो when change in the price of good x affects the demand of good y, प्राइस गुड x के चेंज होने पे गुड्स का y का डिमांड बढ़ गया तो भैया ये होता है क्रॉस डिमांड में। फिर फॉर नॉर्मल गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर इनडायरेक्ट होता है, नॉर्मल गुड्स में इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फॉर नॉर्मल गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, डिमांड घटने का क्या रीजन है भैया, इनकम कम हो गया, नंबर्स ऑफ बायर कम हो गया, टेस्ट एंड प्रिफरेंस कम हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब डिमांड कम हो गया, तो डिमांड कम कैसे हो जाए, डिमांड कम कैसे होता है, अगर मतलब हमें कमा ही नहीं रहा हो तो खरीदूंगा क्या, ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ये हो गया नंबर 35। उसके बाद राइज तो कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी इज राइजेस, मतलब अगर कॉफी का प्राइस राइज होगा तो डिमांड टी का भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपियर्स व्हेन प्राइस राइजेस, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन कब आता है, जब प्राइस क्या होता है भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक होता है एक्सपांशन इन डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब प्राइस बढ़ने से क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाता है, सॉरी प्राइस, हाँ ठीक है, प्राइस बढ़ने से क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस घटने से क्या होगा एक्सपांशन इन डिमांड होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट, विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होने का रीजन क्या है, तो वही बात, कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो डिमांड भाई चेंज हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई 40, देखो 40 क्या है, विथ ए राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड फॉर ए गिवन गुड्स इंक्रीज होगा, ठीक है, विथ राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स क्या होगा भाई इंक्रीज होगा, अगर प्राइस बढ़ने से ना गिवन गुड्स हम लोग और ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, याद रखना, ये हम लोगों ने एक थ्योरी में भी पढ़ा था,
सर रॉबर्ट गिफेन ने ये थ्योरी दिया था, ठीक है, कि प्राइस बढ़ने से हम लोग गिफेन गुड्स का डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ए नॉर्मल गुड इज नेगेटिव, नॉर्मल गुड में क्या होगा, डिमांड कर्व नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट, विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड, इनकम बढ़ने पे कंज्यूमर कौन सा गुड्स खरीदना बंद कर देते हैं भैया, गिफेन गुड्स खरीदना बंद कर देते हैं। द डिमांड कर्व ऑफ द गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी डेज टू डी होने से क्या होगा आपका, मतलब डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया आपका, तो यहाँ में क्या होगा आपका, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होने के कारण यहाँ से कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये आपका होगा डी डी, ये आपका होगा डी डेज डी डेज, ठीक है, यहाँ पर डी डी दे दो, यहाँ पर डी दे दो, चलिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है 44, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ये वाला आंसर होगा इसका। उसके बाद से फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, गिवन गुड्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। फॉलोइंग फिगर शोस, ये देख रहे हो ना, ये क्या बता रहा है आपका, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड है, ये कौन सा डिमांड है, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्या किसमें होता है, नेसेसिटी गुड्स में होता है, किसमें होता है, नेसेसिटी गुड में होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो नेसेसिटी गुड का प्राइस घटो बढ़ो उससे कोई मतलब नहीं, हमको खरीदना है तो खरीदना है, इसलिए इसका डिमांड लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर लग्जरी गुड्स बोला जाए, जैसे कि मान लो कि कार, जैसे कि आपका फ्रिज वगैरह लेना है, ठीक है, अगर मान लो उसका प्राइस थोड़ा सा चेंजेस होता है, डिमांड उसका क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक ना। फिर विथ विच मेथड ऑफ इलास्टिक डिमांड इज मेजर्ड, ठीक है, तो विथ विच मेथड मतलब कौन सा मेथड से हम लोग इलास्टिक डिमांड को निकालते हैं, तो भैया एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकलता है, परसेंटेज से भी निकलता है, और कौन से भी निकलता है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन बाय, कौन सा यहाँ पे होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जांपल, तो इसमें कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जांपल है, तो भैया ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई, ए, इसको निकालना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको चेंज निकालना है, तो सबसे पहले चेंज ऑफ पी निकालना है, तो यहाँ में देखो P1 5 दिया हुआ है, P2 4 दिया हुआ है, तो P1 से P2 हम लोग घटा देंगे तो आंसर चेंज ऑफ P निकल के आ जाएगा 1। उसके बाद Q2 से Q1 को घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 5 चेंज ऑफ Q। अब चेंज ऑफ Q हो गया आपका कितना 5, चेंज ऑफ P हो गया आपका 1, ये P हो गया आपका ओरिजिनल P, P1 मतलब ओरिजिनल P कितना आपका 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना आपका 10, तो यहाँ से यहाँ कट गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5, इसका आंसर होगा माइनस का 2.5, ओके। उसके बाद who propounded the percentage और proportionate method of measuring the elasticity of demand, तो इसका आंसर होगा फ्लक्स ने लाया था ये मेथड। Which of the following is a factor affects the elasticity of demand, तो elasticity of demand को nature of goods, price level, ठीक है, इनकम लेवल सभी इफेक्ट करता है, मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो भैया 3 टाइप्स का होता है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी होता है तो 5 हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज लेस देन, जब भी इलास्टिसिटी नेसेसिटी के केस में लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन 1 मैंने बताया, लेस देन यूनिटी होता है इसका। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए मिड पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, मान लो ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे इसका मिड पॉइंट है मान लो, तो वहां में क्या होगा, विल बी यूनिटी होता है, ये बीच वाला चीज यूनिटी होता है, ठीक है। ये तो हम लोग ज्यादातर पॉइंट इलास्टिसिटी में देखते हैं ये वाला। उसके बाद इफ द डिमांड फॉर, इफ देखो यहाँ पे लिखा हो ना, if the demand for a good change by 60% due to the 40% change in price, the elasticity of demand is minus 1.5, तो उसको डिवाइड करना होगा हम लोग को, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.5 माइनस का 1.5, ठीक है, तो माइनस का 1.5 आ गया आपका। उसके बाद फॉर द लग्जरी गुड्स द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, बोला था ना मैंने, लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद से एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड फॉर गुड्स इज कंसीडर कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज आर मेंशन इन, तो पहले बात प्राइस ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड पीरियड ऑफ टाइम, जब तीनों मिलता है तो भैया डिमांड बनता है, इसको बोलते हैं ये वाला ऑल ऑफ दिस हो गया इसका आंसर। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इक्वल्स टू PUX, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X
इक्वल्स टू प्राइस यूटिलिटी ऑफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा, मार्शल हैज गिवन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड टू इन रिलेशन टू द बोथ, मतलब रिलेटेड गुड्स एंड रिलेटेड टू मनी, दोनों को मिला के ही हुआ था प्रोफाउंडेड, तो ये इन रिलेशन टू बोथ होगा। उसके बाद हाउ मेनी ट्रिमेंडियस कर्व्स कैन बी टच द बजट लाइन, भैया बजट लाइन में एक ही कर्व टच करता है, ठीक है। फिर इंडिफरेंस कर्व वेयर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश इकोनॉमिस्ट इन 1881 बाय एजवर्थ। उसके बाद से एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट व्हेन इट इज अ मेंशन इन द फॉलोइंग, वही सेम अभी आ गया, सेम तीनों को मिल जाने के बाद डिमांड बनता है। उसके बाद से इफ ए प्राइस ऑफ गुड एक्स लिखा ना, इफ ए प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल लीडिंग टू द इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाई, देन बोथ गुड्स आर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा दोनों गुड्स। मान लो देखो लिखा ना, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल लीडिंग टू द इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड वाई, तो इसका होगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका आंसर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका, जैसे कि कार मतलब पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो भैया कार का डिमांड बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, तो एक दूसरे का दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू द टोटल आउटले मेथड द डिमांड ऑफ ए गुड इज इनइलास्टिक व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज एंड मनी स्पेंट डिक्रीज, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना तो ऐसा होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज हो रहा है, मनी स्पेंड खर्चा भी आपका दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जाता है ना जब भी, तो क्या होता है आपका डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है इन केस ऑफ टोटल आउटले मेथड में। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा तो इलास्टिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट, कंज्यूमर इज अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, पता ही है कंज्यूमर को सब दिमाग वाग सब होता था, रेशनल ह्यूमन बीइंग होते भाई। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज देन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट्स, ठीक है। गोसेन प्रोपाइटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पहले भी बताया था मैंने। अकॉर्डिंग टू द एल्फर्ट मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कार्डिनल नंबर्स एंड इंडिफरेंस कर्व गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब इंडिफरेंस कर्व में हो तो सभी लेवल में इक्वल सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। फिर कार एंड पेट्रोल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 भी होता है समाप्त। अब 2 मिनट का छोटा मोटा ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फिर देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड वाला 2 चैप्टर और साथ ही साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने 3 चैप्टर कवर किया था। चैप्टर नंबर 2 में 3 चैप्टर कवर हुआ है भाई, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, इसमें भी 3-4 चैप्टर है जो कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इन प्रोडक्शन फंक्शन द प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई क्या क्वेश्चन है, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, तो भैया बोथ एन ए एंड बी होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को पूछते तो लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लो ऑफ रिटर्न, तो इसके लिए होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो भैया लो ऑफ रिटर्न होगा तो भैया लॉन्ग रन, और आपका शॉर्ट रन होगा तो लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका जो डायग्राम वगैरह है भैया बढ़िया से कर ले, 3 स्टेज में डिवाइड होता है ना, ये डायग्राम बढ़िया से करना हम लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद in which state of production a rational producer likes to operate in the short term production, the second stage में as a rational consumer हम production करेगा, ठीक है, second stage बढ़िया होता है। the law of variable proportion explain 3 stage of production। in the first stage of production क्या होता है, both MP and AP क्या होता है, राइस दोनों ऊपर जाते हैं पहला स्टेज में, ठीक है। उसके बाद at which time of all factor of production may be चेंज, तो भैया लॉन्ग रन में हम लोग कुछ भी मतलब हम लोग पूरा का पूरा प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस, तो यही आंसर इसका बी होगा, ठीक है। फिर 9 में देखो विच फैक्टर्स अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वी फाइंड इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स और वेरिएबल दोनों ही पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। द साइकिल which increase the first and after being constant and start reduce is called AP। देखो स्टार्टिंग में APP बढ़ता है, MPP TPP, बाद में सब गिरने लगता है, तो आंसर हो गई है which of the following is the source of production। प्रोडक्शन करने के लिए लेबर कैपिटल लैंड सभी चाहिए होता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू भैया शॉर्ट रन, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन होता है। इस सेम क्वेश्चन में ऊपर में देखा था, फिर क्वेश्चन को उल्टा लिखा हुआ है। एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक्टिव फैक्टर कौन होता है भाई, लेबर एक ऐसा फैक्टर जो एनी टाइम काम करते रहता है, एक्टिव फैक्टर लेबर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन, अगर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेम वे में इंक्रीज कर दिया जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द मनी कॉस्ट, मनी कॉस्ट में आपका नॉर्मल कॉस्ट भी आता है, एक्सप्लिसिट भी आता है और इम्प्लिसिट भी आता है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो भैया हम लोग कौन से पहले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्स कॉस्ट, ये कोई मिक्स कॉस्ट नहीं होता है, तो भैया इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्स कॉस्ट नहीं है, सॉरी मिक्स कॉस्ट मैंने बोले फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये वाला आंसर समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स कॉस्ट। अब देखो रॉ मटेरियल हमेशा चेंज होते रहता है, कभी प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन कम करना है तो रॉ मटेरियल कम कर सकते हैं, तो हमेशा चेंज होते रहता है। तो भैया तो ये होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा आपका चेंज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चेंजेस इन प्रोडक्शन में चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट से ही आता है, तो भैया आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट। जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा उतना ना प्रोडक्शन चेंज होते जाएगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोडक्शन इज शट डाउन, तो भैया वेरिएबल कॉस्ट जीरो, जब प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों लगना है, रॉ मटेरियल खरीदेंगे नहीं, तो भैया जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट बोला जाता है। उसके बाद व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, तो भैया ये वाला आंसर होगा सी। उसके बाद से आपका क्या होगा नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन है भाई, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा, तो ये आंसर आपका सही है। उसके बाद what is an opportunity cost, the alternative foregone, the next best alternative that is foregone, opportunity cost, loss, transfer earning, तो इसका आंसर होगा all of this। the shape of average cost, तो U shape होता है भाई, तो इसका आंसर होगा U shape। ठीक है, फिर नेक्स्ट the average fixed cost at 5 units is 20। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 यूनिट्स का कितना भाई 20। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 5 यूनिट्स का कितना आपका 40। तो बताओ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, फटाक से आपको बताना है। तो भैया हमको निकालना है क्या, यहाँ पे निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। ठीक है, तो 5 यूनिट्स जब हम लोग बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो भैया देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमको ये निकालना होगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट सबसे पहले निकालना होगा, तो एवरेज देखो 5 यूनिट्स बनाने के लिए एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है 20, तो ये होगा आपको 20 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, और ये कर दो आपको 40, या मैं फिर वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है 50, तो 40 इंटू 5 कर दो, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 200, दोनों को प्लस करूंगा हो जाएगा आपका 300। फिर हमको निकालना है एवरेज, टोटल कॉस्ट निकल के आ गया अपना, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा भाई, टोटल कॉस्ट आ गया आपका 300, और आपका कितना यूनिट्स पे निकालना है 5 यूनिट्स पे निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 60, कितना हो जाएगा 60, तो आंसर विल बी 60। इस तरीके से आपको करना होगा, देख लो फटाक से आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो भैया टीबीसी कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो भैया टोटल कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को निकल कर जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, उसके बाद 27 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकता है भैया हम लोग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, हम हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिमेन क्या रहता है कांस्टेंट, आउटपुट बढ़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या था कांस्टेंट, दोनों सेम रहता है। फिर विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो भैया शॉर्ट रन में भाई पता ही आपको फिक्स भी यूज किया जाता है और वेरिएबल बोथ ए एंड बी यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ये वाला डायग्राम देखो, ये क्या चीज का डायग्राम है, तो भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में इन विच मार्केट
एमआर में बिकम जीरो और नेगेटिव, तो भैया मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक दोनों में ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर, तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है ए और एम आर दोनों इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्रेट देखो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू ए आर होता है, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट में हम लोग पहुंच गए। इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए आर ग्रेटर देन क्या होता है, एम आर होता है। टू विच मार्केट फॉलोइंग फिगर बिलोंग्स, तो ये कौन सा मार्केट का फिगर है भाई, तो ये मोनोपोली का है भाई, आंसर इसका होगा मोनोपोली मार्केट का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फिर क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 35, देखो सबसे पहले विथ विच कंडीशन द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, विथ विच कंडीशन द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो भैया जब आपका एम आर इक्वल टू एम सी होगा, एमसी एम आर को बिलो से काटता है ना, तो फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है भाई। ये सब मैंने वीडियोस में अपलोड करके रखा हुआ, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा मैंने अपलोड क्वालिटी करके रखा हुआ, लेकिन फिर से मैं रिवीजन आपको कराने वाला हूँ, तो टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ के आओगे तो सब कुछ समझ में आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ के नहीं आओगे डायरेक्ट एमसीक्यूज देखे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आएगा, ठीक है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, तो भाई बहुत ए आर एंड एम आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एम आर, तो ये आपका कांस्टेंट होंगे। उसके बाद इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए आर इक्वल टू एम आर, भाई घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 38, 5 units of goods are sold, total revenue is 100, when the 6 units of the goods are sold, the marginal revenue is 8, तो at what price of 6 यूनिट आर सोल्ड, तो भैया देखो 10 100 प्लस कितना होगा, मतलब 5 यूनिट्स में आपका रेवेन्यू कितना 100 एंड 6 यूनिट में मार्जिनल रेवेन्यू कितना, दोनों को जोड़ दो 108 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट पूछा है 8 पे निकाल दो, तो आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद एम आर इज देखो एम आर मार्जिनल रेवेन्यू इज सोन एंड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू सब क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एम आर निकल के आ जाएगा। ये बढ़िया से याद रख लो आप लोग, ठीक है, आप लोग समझ गए। लेकिन ये वाला भी एक बार देख लो, यहाँ में क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे फिर से मैं 37 to 38 को बता देता हूँ एक बार आपको। देखो यहाँ पे देखो 5 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू कितने 100 है एंड 6 यूनिट सोल्ड पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना आपका 8 है, तो दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 6 यूनिट पे बताओ, तो डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो आंसर 18 आ जाएगा, इस तरीके से करना, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो ए आर इज सोन एस, ए आर कैसे निकलेगा, ठीक है, ए आर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे तो आपका ए आर निकल के आ जाएगा। इन विच मार्केट ए आर कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो भैया परफेक्ट कंपटीशन में ये पैरेलल टू द ये एक्स ये वाई ये ए आर इक्वल टू एम आर, तो परफेक्ट कंपटीशन में दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो ए आर इंडिकेट्स प्राइस, ठीक है, सही बात है। ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम, सही बात है, तो बोथ ए एंड बी। द बेसिक कंडीशन ऑफ द फॉर्म्स अब देखो इक्विलिब्रियम का आ गया, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का अब कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज एम सी इक्वल टू एम आर, इक्विलिब्रियम वाला अब हम लोग का चैप्टर यहाँ पे आ गया, हाँ याद रखना। फिर इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन इज टू फुलफिल फॉर द फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, तो भाई देखो ए आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये वाला नहीं होना चाहिए, देखो फॉर्म्स इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब एम आर और एम सी आपका इक्वल होता है और एम सी एम आर को बिलो से काटता है, तो आपको फॉर्म्स एज ए प्रोड्यूसर आपका इक्विलिब्रियम में अचीव होगा, तो आंसर ये दोनों क्या होगा, बोथ बी एन सी, इसका आंसर होगा बोथ बी एन सी, ए इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी एन सी। फिर नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, 46 में विच मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो भैया बहुत टी आर एंड टी सी मेथड भी पढ़ते हैं, अप्रोच होता है ना टी आर एंड टी सी अप्रोच, एम आर एंड एम सी अप्रोच, तो इसका होगा बोथ ए एंड बी। फिर फॉर ए फॉर्म्स इक्विलिब्रियम एम आर और एम सी को इक्वल होना पड़ेगा, ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड, अब देखो यहाँ में सप्लाई वाला चैप्टर अब आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद कौन सा चैप्टर आ गया, सप्लाई वाला चैप्टर, सब इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सप्लाई वाला चैप्टर आ गया, ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड, तो भैया लॉ ऑफ सप्लाई सब बहुत सारा चीज में डिपेंड होता है। पहला बात देयर शुड बी द नो चेंज इन द इनकम लेवल्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, टेक्नोलॉजिकल रिमेन, तो ऑल ऑफ दिस। फिर इफ अदर थिंग बीइंग सेम,
व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, अगर अदर थिंग सेम है तो प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लिखा ना, अदर थिंग बीइंग सेम, तो व्हाट डज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो अगर अदर थिंग इक्वल है मतलब अदर थिंग कांस्टेंट है तो प्राइस एंड सप्लाई के बीच क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। द रीजन डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई घटने का रीजन क्या है, पहला बात इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया आपका, उसके बाद से इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, फॉल इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद ये डायग्राम देखो, ये देखो जब भी ऐसा होता है तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, सप्लाई पहले यहाँ था अब यहाँ पे बढ़ गया तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, इसका आंसर होगा ए आपका, ठीक है। उसके बाद से द क्वांटिटी ऑफ ए गुड विच सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ फिक्स प्राइस एंड टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई, ये सप्लाई का डेफिनेशन भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई इज एसोसिएटेड विद द टाइम एंड प्राइस, दोनों से जुड़ा होता है तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सभी होता है तो ऑल ऑफ दिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बात यहाँ पे सच्चा है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी हैव द डायरेक्ट रिलेशन, सही बात है, प्राइस एंड डिमांड प्राइस एंड सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ता है, एक घटेगा तो दूसरा घटता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लाई कर राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सप्लाई कर लेफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है राइट की ओर। सप्लाई अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर, सप्लाई बहुत सारा फैक्टर से चेंजेस होता है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका ये वाला क्या है भाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो आंसर ये है इसका, जब भी ऐसा होता है डायग्राम तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, तो आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट क्या है भाई, तो करेक्ट भाई परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी होता है, हाईली इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होता है, ये होता है 0, तो ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद 0 मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या आपका परफेक्टली इलास्टिक नहीं परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, 0 का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। प्राइस के चेंज होने पर भी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाय 60% बट द सप्लाई इंक्रीज 5%, तो देखो प्राइस में चेंजेस ज्यादा का है, सप्लाई में चेंजेस कम का, जब भी प्राइस में चेंजेस ज्यादा का होगा सप्लाई में चेंजेस कम होगा तो वो इनइलास्टिक होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर प्राइस में थोड़ा का चेंजेस और सप्लाई में ज्यादा का चेंजेस तो इलास्टिक हो जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देख यहाँ पे देखो, द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज, तो क्या होगा इक्वल टू यूनिटी जाता है, ठीक है ना। आपका क्या जाता है भाई, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व में आपका सेंटर से ओरिजिन में, तो ये आपका ये वाला होता है, ये हम स्ट्रेट लाइन में ये यूनिटी तक जाता है, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, यूनिटी तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद when supply increase more with a result of a small increase in price, the nature of the supply will be, देखो क्या लिखा हुआ है, when supply increase ज्यादा, सप्लाई ज्यादा चेंज हुआ है विद रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा का चेंजेस सप्लाई में ज्यादा का चेंजेस, तो भैया वो इलास्टिक होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको। व्हेन प्रोपोर्शन चेंज इन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, द इलास्टिक सप्लाई विल बी ग्रेटर देन यूनिट, अभी बताया, अभी सेम क्वेश्चन ही है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ज्यादा है, मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज सप्लाई गुड्स का ज्यादा है और प्राइस का कम है तो भैया ग्रेटर देन 1 होता है, ये यूनिट होता है आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर से डबल ना ये अलग क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस बाय 60%, प्राइस बढ़ा है 60% से, लेकिन आपका सप्लाई सेम पहले का क्वेश्चन आ गया तो इनइलास्टिक हो गया आपका, ये प्राइस में ज्यादा का चेंजेस सप्लाई में थोड़ा का चेंजेस, ठीक है। उसके बाद यह क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक सप्लाई एक्सप्रेस, तो भैया ये वाला आंसर होगा, इसका आंसर होगा नंबर ए आपका, ठीक है, ये वाला आंसर है। उसके बाद देयर आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपको पता ही है सबको। फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। सप्लाई फॉल्स ऑन द सेम प्राइस व्हेन वेयर देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। एक्टिव फैक्टर ऑफ भैया लेबर ही होता है एक्टिव फैक्टर। उसके बाद से इन द शॉर्ट रन फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूडिंग द भैया फिक्स एंड वेरिएबल दोनों ही आपका शॉर्ट रन में आता है। फिर कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल इज लॉन्ग रन, रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग रन में आता है एंड शॉर्ट रन में आपका लॉ वेरिएबल आता है। कॉस्ट इनकर्ड इन पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है तो एवरेज कॉस्ट होगा। इंक्रीज इन इनकम
फ्रॉम ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेवेन्यू। फिर ए प्रोड्यूसर इज इन द सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ही अर्न्स प्रॉफिट। जब वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है तो वो प्रॉफिट कमाता है। एंड द लॉ ऑफ सप्लाई शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिमांड कंप्लीट कर लिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, साथ में साथ सप्लाई हम लोगों ने कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले में भी सब हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है, और देखो यहाँ पे पूरा मार्केट के बारे में बात होगा, ठीक है ना, मार्केट वाला चैप्टर है अभी भी। ठीक है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रिलेवेंट ओनली फॉर perfect competition. The concept of supply curve is relevant only for perfect competition. ठीक है, the concept of supply curve is relevant only for perfect competition. Which of the following is the example of perfect competition? तो एग्रीकल्चर होता है perfect competition का एग्जाम्पल। Can MR be negative और जीरो? Yes, MR नेगेटिव और जीरो। ठीक है, if all units are sold at a same price, how will it affect AR and MR? तो भैया AR इसका आंसर होगा आपका AR इक्वल टू MR हो जाएगा आपका, मतलब इफ ऑल यूनिट्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। ठीक है, तो हाउ विल इफेक्ट द AR एंड MR? तो AR और MR दोनों इक्वल हो जाएगा इसमें। ठीक है, रेवेन्यू वाला चैप्टर भी अभी इसमें आ गया। ठीक है ना, रेवेन्यू चैप्टर, मार्केट चैप्टर सब मिला के दिया हुआ है। फिर व्हाट इज द प्राइस लाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म? तो द AR कर्व होगा इसका आंसर। क्या होगा आपका? प्राइस लाइन जो होता है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तो ये परफेक्टली होता है, तो ये आपका AR कर्व होता है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैन टीआर बी ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन? क्या टीआर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन सकता है? भैया नो, क्योंकि जैसे जैसे आप बेचोगे ज्यादा तो आपका जो टोटल रेवेन्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो रेवेन्यू ऑफ ए फॉर्म पर यूनिट सोल्ड इज एवरेज रेवेन्यू, मतलब पर यूनिट बेचने से आपको कितना इनकम होता है, एवरेज रेवेन्यू बताता है आपको। ठीक है, पर यूनिट में कितना फायदा हो रहा है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ AR एंड द प्राइस एट एवरी यूनिट सोल्ड इन द इज द फॉर्म। ठीक है, तो आपका होगा टोटल रेवेन्यू, मतलब एवरी यूनिट आप बेच दोगे मार्केट में तो उसको क्या बोलेगा ना, टोटल रेवेन्यू बोलने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद मतलब सिंपल सा बात है ना, आपके पास 10 सामान यूनिट्स पड़ा हुआ था, आप 200 के 200 बेच दोगे तो जो वहां से पैसा कमाओगे आपका टोटल रेवेन्यू कहलाता है। उसके बाद इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस फॉर द फॉर्म, मतलब अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन और लॉन्ग रन में तो आपका प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिलता है लॉन्ग रन। ठीक है, उसके बाद इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू एक्सिस्ट एवरेज कॉस्ट। तो भैया जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट से तभी ना आपको भैया प्रॉफिट कमाई होगा। इनका रेवेन्यू मतलब फायदा ज्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगा तभी ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हो गया वाला। अब हम लोग कुछ 12 होगा। इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द लॉन्ग रन द कॉम्पिटिटिव प्राइस इक्वल द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा यहाँ पे। फिर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन इफ द न्यू फर्म एंटर इन द इंडस्ट्री द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट्स रिजल्टिंग इन फॉल इन प्राइस। जब नया फर्म कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में उतरता है तो प्राइस क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंपटीशन इज जस्ट ए थ्योरेटिकल इकोनॉमिक कांसेप्ट नॉट ए रियलिस्टिक केस वेयर द एक्चुअल कंपटीशन एंड ट्रेड टेक प्लेस। तो भैया ऐसा कौन सा मार्केट है जो बस पढ़ने के लिए थ्योरेटिकल बेस सही है लेकिन रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसका भैया आंसर होता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स जनरली लाइज बिलो द डिमांड कर्व एंड स्लोप डाउनवर्ड। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे क्या होता है भाई, इसके लिए आपको कौन से पढ़ना होगा, और एमसीक्यू क्लास है तो मैं पूरा का पूरा भी बताने वाला नहीं हूँ। जब मैं रिवीजन लूंगा तो वहां पे मैं सब और भी समझाऊंगा, तो और रिवीजन के बाद और ये देखोगे तो और एक बार समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, पहले एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर एक बार वीडियो देखना, भैया तुमको उससे ज्यादा बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, याद रखनी है मेरा बात। फिर देखो, a firm can sell as much as it wants at the market price. The situation is related to, तो भैया ये होगा परफेक्ट कंपटीशन होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इन इंडियन मार्केट एस बायर मार्केट बना दिया है ग्लोबलाइजेशन इंडियन मार्केट। ठीक है, उसके बाद जब आपका एवरेज रेवेन्यू 10 है एंड एवरेज कॉस्ट 8 है द फर्म मेक्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 10 रुपये तक हो आपका खर्चा कम है और इनकम ज्यादा है तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, एक कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इनकर्ड लॉस
द फर्म कंटिन्यूज प्रोडक्शन इफ, जब तक ये आपका ज्यादा रहेगा तब तक वो करना चाहिए, उसके बाद आपको बंद कर देना चाहिए प्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द लॉन्ग रन मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर देम परफेक्ट कंपटीशन होगा आपका। देखो यहाँ पे इन द लॉन्ग रन द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में आपका मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो जाएगा, तो ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन में। फिर नेक्स्ट होता है आपका क्या क्वेश्चन नंबर ये वाला 21 है, while a seller under perfect competition equates the price and MC to maximize profit in a monopolistic should be equate MR and MC होता है इसका आंसर। ठीक है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1, तो ये आंसर हो गया आपका, आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका ए रेशनल कंज्यूमर का आपको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट के बारे में। एक अच्छा रेशनल मतलब जिसके पास नॉलेज हो मार्केट में क्या चल रहा है उसको रेशनल कंज्यूमर बोलते हैं, तो उसको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद 24 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर रिसोर्स एज्यूम टू बी मोबाइल, तो भैया परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। 8 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा और जब एमआर और एमसी इक्वल हो जाता है तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है भाई। फिर देखो नेक्स्ट, बियॉन्ड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन द एमआर लेस देन एमसी, मतलब एमसी ग्रेटर देन क्या है आपका एमआर है, द फर्म्स अर्न्स ओनली एबनॉर्मल लॉस। जब आपका कॉस्ट भैया ज्यादा होगा, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा, तो भैया वो तो लॉस ही होगा ना भाई, सिंपल सा बात है, लॉजिक लगाओ यहाँ पे। बिफोर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एमआर ज्यादा है और एमसी क्या आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एमसी कम है, द फर्म्स अर्न्स ओनली एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्म्स प्रॉफिट कमा रहा है। ए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन एमआर और एमसी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर का भी इसमें नोट्स दिया हुआ है, मतलब मिला जुला के सब बनाया हुआ है। ठीक है ना। द इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी 1 होता है। ठीक है ना। द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स ए पॉइंट, तो भैया क्या होगा 45 डिग्री, जो ये आपका 45 डिग्री एंगल बनता है ना आपका सप्लाई कर का, तो भैया यहाँ पे इसका भी आंसर 1 ही होगा। ठीक है। तो इसका भी आंसर 1 है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ फॉर्म्स इज लार्ज, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारा फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको। व्हेन द फॉर्म्स अर्निंग जस्ट ए नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एसी और एआर दोनों आपका इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कब होगा, जब एमआर और एमसी इक्वल होगा। बार बार रिपीट क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इन परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फर्म इज ए प्राइस टेकर, आपको पता है ना परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होता है प्राइस टेकर, और जो मार्केट फिक्स कर दिया वो प्राइस ही लेके काम करता है। द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जब इसका परफेक्ट कंपटीशन में एमआर इक्वल्स टू एआर होता है ना, तो उस टाइम में फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर होता है। अदर नेम बाय विच एवरेज रेवेन्यू कर्व नोन, एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं भाई। फिर हम लोग क्या चैप्टर नंबर 6 नहीं एक्चुअली 5 है, 5 में बहुत सारे चैप्टर इसमें डाला हुआ है, ये चैप्टर 5 है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये देखो ये पूरा मार्केट वाला चैप्टर है। देखो याद है तो रेवेन्यू वाला में थोड़ा सा मार्केट ढुकाया हुआ है, तो उधर में भी बहुत सारा मार्केट का बात कर लिया हम लोगों ने। अभी ये पूरा प्योर मार्केट वाला चैप्टर आ गया हम लोग का लास्ट वाला। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे देखना तुम लोग क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे जो भी चैप्टर वाइज डिसाइड किया मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने हिसाब से चैप्टर को बनाया यहाँ पे। ठीक है ना। जो एक दूसरे से रिलेटेबल था सब मैंने मिला दिया। ठीक है। उसी हिसाब से मेरे हिसाब से नोट्स को बनाया गया है। ठीक है ना। तो आप लोग अपने चैप्टर से मिलाने मत लगना, जो है उसमें सब पढ़ लेना, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस के बारे में बात नहीं होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस का बात होता है, लेकिन इम्परफेक्ट में होमोजेनियस का बात नहीं होता है। इम्परफेक्ट में आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, सिंगल सेलर होगा, प्राइस यहाँ पे खुद से बनाया जाता है, तो वह इसका आंसर होगा होमोजेनियस। ए मोनोपोलिस्टिक इज ए प्राइस मेकर होता है, जो मोनोपोली खुद से ऐसा यूनिट बेचता है जो कोई भी नहीं बेच रहा है, मतलब ऐसा दुकानदार है जो एकदम यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करता है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा ना भाई, तो प्राइस मेकर होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट द फॉर्म, क्या लिखा हुआ है द फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इन मोनोपोली, मतलब द फॉर्म एंड इंडस्ट्री सेम दोनों एक ही होते हैं कौन सा मार्केट, मोनोपोली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो भैया ऑल प्रोडक्ट आर होमोजेनियस, भैया जो आया था फिर आ गया। फिर मार्केट विच हैज टू फॉर्म्स इज नोन एज डुओपोली,
ठीक है, ये ऐसा मार्केट जिसका दो फॉर्म होता है तो उसको डुओपोली बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद ओलिगोपोली हैविंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन एज प्योर ओलिगोपोली, ठीक है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली, कौन सा मार्केट में, हम मोनोपोली में प्राइस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विच मार्केट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग प्रोडक्ट से सब कोई टूथपेस्ट बेचते हैं, लेकिन सबका टूथपेस्ट में किसी में धनिया रहता है तो किसी में पुदीना टूथपेस्ट में रहता है, किसी में नमक रहेगा, तो भैया सबका प्रोडक्ट अलग अलग होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है ना। फिर अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट टीआर इज मैक्सिमम व्हेन, जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है ना, एकदम मैक्सिमम हो जाता है ना, तो उस टाइम आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है भाई, जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला थ्योरी होता है खत्म। अगर कुछ थ्योरी छोटा होगा तो मैं उसे करा दूंगा, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज और छोटा होगा तो मैं उसे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने लोगों को फाइनेंस का भी एमसीक्यूज चाहिए, तो भाई फाइनेंस का भी मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगे, 17 को एग्जाम है, उससे पहले मैं दे दूंगा, आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। और साथ ही साथ अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग का खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का अब क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। दोनों का एमसीक्यूज होने के बाद नेक्स्ट वाले क्लास में स्टैटिस्टिक्स का मैं एमसीक्यू दे दूंगा, दोनों का एमसीक्यूज होने के बाद हम लोग पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स वन शॉट में रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स भी वन शॉट में रिवीजन करेंगे। तो 4 वीडियो में आपका पूरा एंटायर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग पढ़े भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा लाइफ एकदम मजा जाएगा, इकोनॉमिक्स सबका बहुत ज्यादा ही अच्छा जाएगा। और मैं जो एमसीक्यू जो मैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको कराऊंगा, जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा जो वन शॉट में देने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, एमसीक्यूज तो हो गया, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दूंगा, और साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा इकोनॉमिक्स का, जो आप पढ़ लेना, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट होने वाला है। और साथ ही साथ फाइनेंस के लिए अकेडमी में एमसीक्यू दे दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्म, मैंने जो पीडीएफ आपको पढ़ाया वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ रहेगा तो पढ़ना बहुत इजी रहेगा। तो मिलते हैं हमारे भाई नेक्स्ट वीडियो में।